पढ़ी थी, एविडेंस फ्रॉम बायो ज्योग्राफी पढ़ी थी। आज हम दूसरी एविडेंस पढ़ेंगे, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी को डिफाइन करें तो इट इज स्टडी ऑफ लॉजी है, तो स्टडी स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। सिंपली स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज फॉसिल, किस चीज को हम फॉसिल कह सकते हैं, कि फॉसिल क्या है। फॉसिल जो होते हैं वो रिमेन्स होते हैं। रिमेन्स का मतलब है जो कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है वो अब मर गया है, अब उसका वजूद नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट का मतलब है इस वक्त वो जिंदा नहीं है, जिससे हम कहते हैं एंशियंट ऑर्गेनिज्म। एंशियंट ऑर्गेनिज्म में उनकी जैसे बॉडी के कुछ पार्ट्स हो, या उनकी जो है फुटप्रिंट्स हो, या उनका कोई ट्रेल हो, टेल का कोई ट्रेल हो, पाँव के कोई निशान हो, या कोई पूरा इवन जो कंप्लीट एनिमल है वो प्रिजर्व हो सकता है। कंप्लीट एनिमल पूरा प्रिजर्व हो सकता है, उसके इंप्रेशन हो सकते हैं, उससे कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये जो है फॉसिल है। जैसे अगर गांव देहातों का हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे किसी जगह पे कोई कीचड़ वगैरह होती है, कीचड़ होती है, मतलब पहले पानी था, बाद में पानी खत्म हुआ, कीचड़ रह गई, तो उस जगह पे कोई अगर एनिमल गुजरा है, अगर कोई कैट गुजरी है तो कैट के फुटप्रिंट्स वहां पे मौजूद होते हैं। कोई अगर डॉग गुजरा है तो डॉग के फुटप्रिंट्स मौजूद है। अगर वहां पे कोई एक इंसान गुजरा है, उसके पाँव के निशान जो है वो भी जैसे चंद दिनों के बाद आप ड्राई हो जाएंगे, तो चाहे आप उसके बाद नेक्स्ट पानी ना हो, पर 2-3 महीनों के बाद भी आप आएंगे देखेंगे हाँ इधर जो फला फला ये इस तरह के एनिमल वगैरह यहाँ से गुजरे, उनके निशान मौजूद है। तो इसी तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट उनका कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट है कि पुराने दौर के अंदर बहुत ही बड़ी जो जियोलॉजिकल चेंजेस आती रहती थी, हुई है, हुई होंगी, ऐसे अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि जैसे इवन जो एक एवोल्यूशनिस्ट या जो ये जियोलॉजिस्ट बताते हैं 5 बार ऐसे हुआ है प्लानिट अर्थ जो है बिल्कुल उस पे जितनी चीजें थी वो दब गई। 5 टाइम मेजर एक्सटिंक्शन हुई है। जैसे डायनासोर आज हमें कोई एक जिंदा डायनासोर नजर तो नहीं आ रहा है, ये डायनासोर कहाँ गए, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट, कि ये सब सारे मर गए, खत्म हो गए, किसी दौर में थे। फिर उनके जो है फॉसिल रिकॉर्ड मिला है। जैसे अगर मैं इधर हाथ को, जैसे अपने हाथ को प्रिंट दे देता हूँ किसी एक जमीन पे, या तो आप अगर इस प्रिंट को लेके किसी आर्टिस्ट के पास जाएंगे, दिखाएंगे कि हाँ ये क्या हो सकता है, तो आर्टिस्ट बिल्कुल आपको बताएगा कि ये किसी एक ह्यूमन की जो हैंड की जो इम्प्रेशन है। तो ह्यूमन का हैंड कैसे होता है वो फिर बायोलॉजिस्ट होंगे या कोई डॉक्टर साहिबान होंगे, बताएंगे हाँ इस तरह से ये हैंड होते हैं, या ये आर्म है, फलां ये पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से जो जितने भी डायनोसॉर्स के फॉसिल मिले थे उनको ये एनिमल्स के एक्सपर्ट है, वो एक आर्टिस्ट को बुला लिया, फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये देखो ये इतना बड़ा एनिमल है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी ड्राइंग बता सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये कैसा एनिमल था प्रीवियस जोन में। जैसे नेक बड़ी डायनासोर की, आगे उसकी जॉज है, टीथ है, टेल है, लेग है, ट्रंक है। जैसे कराची के नजदीक एक कोई पार्क है, उसके अंदर कभी आप गए होंगे, या कई डायनासोर के बड़े स्टेचू आवाज में ये वो सब निकाल रहे। तो ये उस वक्त ना कोई कैमरा थी, ना कोई जिस तरह से किसी के पास कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग के इंस्ट्रूमेंट थे। ये सब जो है फॉसिल रिकॉर्ड मिला था। देन उनको फॉसिल रिकॉर्ड को एक आर्टिस्ट की मदद से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि ये फॉसिल मिला है, तो आप बताएं कि ये कैसा एनिमल होगा, इसकी साइज क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी। एक तरफ से बायोलॉजिस्ट बैठता था, दूसरी तरफ से जैसे वो आर्टिस्ट बैठता था, दोनों की कॉम्बिनेशन से एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बने। तो बहरहाल हम आते हैं वापस से पैलियोंटोलॉजी की तरफ, कि डील्स विद एक्सटिंक्ट फॉर्म। एक्सटिंक्ट फॉर्म का मतलब है जिनका इस वक्त कोई वजूद नहीं है, खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। पर इनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उनके फॉसिल जो मौजूद है, तो सिंपली हम कहेंगे स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड द पैलियोंटोलॉजी। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दीज ऑर्गेनिजम्स वर प्रिजर्व हो गए, सेव हो गए। तो जैसे एक फॉसिल मिला है तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, सॉफ्ट पार्ट्स हैं, वो भी प्रिजर्व हो गए, हार्ड पार्ट्स भी प्रिजर्व हो सकते हैं, सॉफ्ट पार्ट भी प्रिजर्व हो सकते हैं, या उनका जो निशान इंप्रेशन हो सकता है, या पत्थर जैसे हो जाते हैं वो सब।
जैसे थर्ड लिजर्ड का आप एग्जाम्पल ले लें, अगर कहीं से लिजर्ड गुजरती है तो उसके पाँव के निशान भी उस पे आ जाते हैं लिजर्ड पे, और पीछे जैसे उनका टेल होता है वो जैसे गुजरती है उसके भी जिनसे निशान रह जाते हैं, तो वो अगर प्रिजर्व हो जाए तो पता चलेगा हाँ कि ये इधर ये रिजल्ट गुजरी थी, और उसका ये टेल का पीछे जो निशान भी मौजूद है। बहरहाल कोई भी पार्ट अगर प्रिजर्व हो जाए, पार्ट हो या कंप्लीटली प्रिजर्व हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इन रिमेन्स को हम कहते हैं ये फॉसिल कहते हैं। और फॉसिल्स की बाद में रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, आर्टिस्ट की मदद से रिकंस्ट्रक्शन की जाती है कि भाई ये एनिमल कैसा होगा, रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, क्योंकि वो जिंदा तो है ही नहीं जिसमें हम देखेंगे कि कैसा एनिमल होगा, या उसका कोई मेंबर वो तो है ही नहीं जिंदा जो हमें पता चले कि ये इसके माइंड कैसे थे, वो नहीं पता चलता है, ठीक है ना, सब मर गए उनके मेंबर। एक आर्क्यूपिटर इसका फॉसिल मिला है, और फॉसिल की भी एक एज होती है, एक चीज आप ध्यान में रखें, जमीन के अंदर जैसे अगर कोई पत्थर मिला है और ऐसा कोई निशान है, तो जरूरी नहीं है कि वो फॉसिल, फॉसिल की जो है एक एज होती है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग की मदद से एग्जैक्ट एज काउंट करते हैं, एग्जैक्ट एज डिटरमाइन करते हैं कि इस फॉसिल की एज कितनी है, हाफ लाइफ काउंट करके एज डिटरमाइन करते हैं। तो एक तरीका मौजूद है कि ये कितने हजारों साल ये पुराना जो है ये कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म इधर मौजूद था। आर्क्यूपिटेरिक्स का एक फॉसिल मिला, आर्क्यूपिटेरिक्स को कहते हैं एंशियंट बर्ड। आर्की लफ्ज का मतलब होता है एंशियंट, टैरोन का मतलब होता है विंग्ड बर्ड, एंशियंट बर्ड अगर इसकी लिटरली मीनिंग देखी जाए, आर्क्यूपिटेरिक्स इज एंशियंट बर्ड। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो जितने भी बर्ड्स हैं वो सब मॉडर्न बर्ड है, चाहे वो रनिंग बर्ड हो या फ्लाइंग बर्ड हो, ऑल ऑफ दीज आर द मॉडर्न बर्ड, वो सब मॉडर्न बर्ड है। एंशियंट बर्ड सिर्फ ये आर्क्योपिटेरिक्स है। आर्क्योपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज एन एंशियंट बर्ड, इसे कहते हैं एंशियंट, वर्ड मीनिंग या लिटरल मीनिंग है इसकी एंशियंट बर्ड है। जो फॉसिल ऑफ बर्ड है, कहाँ कब डिस्कवर हुआ था, ये टॉपिक टाइप के सवाल होते हैं। 1861 बवेरिया जर्मनी इस्लाम ये, और उसकी एज कितनी थी, एज थी 150 मिलियन ईयर्स है। वो कैसे पता चला, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग की मदद से एग्जैक्ट एज जो है किसी भी पर्सन की डिटरमाइन की जा सकती है। अगर हम अपनी जैसे एक ट्रिक की मदद से अगर किसी भी एनिमल का कोई ऐसा जैसे शेप बनाए, जमीन के अंदर दबाएं, और हम अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे रखेंगे हमें फॉसिल मिला है, ठीक है, क्यों हमने आपको भी छुपाया और फॉसिल मिला है, वो दूसरे दिन जो है झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है, कैसे पकड़ा जाएगा, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये तो 2-3 महीने की बात है, ये सब झूठ है। ठीक है ना, तो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग की मदद से एग्जैक्ट एज जो है डिटरमाइन की जा सकती है। तो आर्क्यूबिटेक्स को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। चंद एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। बायोलॉजिकल साइंसेस में कनेक्टिंग लिंक तो हम उसे कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स की फीचर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में हो, तो उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। जैसे अगर कोई बर्ड है तो बर्ड की फीचर होनी चाहिए, अगर कोई रेप्टाइल है तो रेप्टाइल की फीचर होनी चाहिए, अगर कोई मैमल है तो मैमल की फीचर्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स की फीचर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में होगी, तो उसे कहेंगे कनेक्टिंग लिंक कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। सो आर्क्यूबिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। इसके दरमियान कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्क्यूबिटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन। किस तरह से कनेक्टिंग लिंक है, तो हम कहेंगे कि चंद एक फीचर्स हैं, सम फीचर्स ऐसी हैं जो रेप्टिलियन फीचर्स हैं, इनकी फीचर्स बोथ जो है रेप्टिलियन भी है एज वेल एज एवियन फीचर्स भी है। फीचर्स जो है वो रेप्टिलियन फीचर्स भी है एज वेल एज एवियन फीचर्स भी है। रेप्टिलियन फीचर्स की मीनिंग होती है रेप्टाइल्स की फीचर, एवियन फीचर्स की मीनिंग होती है बर्ड्स की फीचर्स। बर्ड्स की फीचर, रेप्टाइल्स की फीचर एक सिंगल एनिमल आर्क्यूपिटेरिक्स इसके फॉसिल में पाई गई थी, एशियन बर्ड की। इस आर्क्यूपिटेरिक्स से होना तो ये चाहिए, या तो इसको रेप्टाइल होना चाहिए या बर्ड होना चाहिए, पर दोनों फीचर्स हैं, तो हम उससे कहेंगे इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड, बिकॉज दो डिफरेंट ग्रुप्स की फीचर एक सिंगल एनिमल के अंदर मौजूद है, तो उससे हम कहेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, आगे जब हम फर्स्ट ईयर की टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उधर भी एक कनेक्टिंग, दो कनेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है लिंक के तौर पे कनेक्टिंग, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है ये आर्क्यूपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बहुत ही पॉपुलर
क्वेश्चन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी इस आर्कियोप्टेरिक्स का बवेरिया वैली के अंदर फॉसिल मिला था, तो वो फॉसिल इस तरह से था, निशान था, जस्ट एक पत्थर पे एक ऐसा निशान था। हम जैसे किसी को ऐसा निशान मिलता, हाँ ठीक है, कोई मुर्गी होगी, ये होगी, मरी है, अपना ये कोई निशान है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार कि किसी को दिखाते हैं, आर्टिस्ट को दिखाते हैं, इसमें से क्या बन सकता है, ये कौन सा पॉसिबल एक एनिमल होगा। तो थोड़ी सी उन्होंने मेहनत की, एक आर्टिस्ट को बुलाया, तो आर्टिस्ट ने कहा हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ ये कैसा एनिमल है। इसी इंप्रेशन को उसने कहा कि हाँ ये इस तरह का जो है पॉसिबल इस तरह का ही है, बिल्कुल इसी इंप्रेशन को सामने रख के मेहनत की होगी, एक दो दिन का काम नहीं है। तो एक एक चीज को बारीकी से देखा हुआ उसने, कहा "भाई, ये तो एनिमल इस तरह का, अच्छा ये तो बर्ड लग रहा है, बर्ड लग रहा है"। फिर और भी मजीद थोड़ी सी और भी मेहनत हुई, तो ये ऐसा बर्ड हो गया, इस तरह का। इस तरह का जैसे हम डीएसएलआर लेके किसी बर्ड का फोटो निकालें, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हम उस पर फिल्टर फिल्टर डाल के, हालांकि ये कोई भी ऐसा ही ओरिजिनल ऐसा बर्ड इस वक्त नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शन है, फॉसिल की रिकंस्ट्रक्शन है। तो जब देखा गया कि इसके अंदर दोनों किस्म की जो फीचर्स मौजूद है, कौन सी दोनों किस्म की फीचर, एक रेप्टाइल्स की फीचर है और दूसरी फीचर्स है वो बर्ड्स की है। तो रेप्टिलियन फीचर कौन से, जैसे आपको पता है, जैसे ये जो इसकी बीक लाइक स्ट्रक्चर, हालांकि ये ट्रू बीक भी नहीं है, बिल्कुल जार जार की तरह की, जो स्नाउट वाली जार होती है इस तरह की, स्नाउट जो नैरो जो मुंह होता है जार, उसे स्नाउट कहते हैं, इस जैसी शेप की। ट्रू बर्ड्स जैसी बीक भी नहीं थी, पर उसके अंदर जो टीथ थे, पॉइंटेड टीथ थे। टीथ इज द फीचर ऑफ रेप्टाइल, नॉट बर्ड्स। जितने भी मॉडर्न बर्ड्स हैं उनमें किसी में भी टीथ नहीं है, टीथ इज द फीचर ऑफ। जब कहते हैं कि बर्ड जो है तो टीथ नहीं होने चाहिए, रेप्टाइल था तभी तो ठीक थे। इसी तरह से आज आप जितने भी जैसे बर्ड देखेंगे उनके अंदर तो विंग्स के अंदर ऐसे नाखून नहीं है, किलाज नहीं है, किलाज इन विंग्स है, किलाज इन विंग्स ये फीचर है, किलाज इन विंग्स जैसे मौजूद है, तो किलाज इज द फीचर आप किलाज को कहेंगे, ये किलाज जो फीचर है ये रेप्टाइल की फीचर है। इसी तरह से जितने भी मॉडर्न बर्ड है उनके अंदर कोई लार्ज टेल नहीं है। आप कहेंगे मोर का टेल देखो कितना बड़ा है, मोर का टेल थोड़ी है, वो फेदर है, टेल फेदर है। अगर उसको फेदर को आप रिमूव करें कट करें तो एक सिंगल टेल वर्टिब्रा दिखती है, उसके ऊपर ये इतने बड़े जो फेदर और डार्क करते हैं वो, उसके अंदर इतनी ज्यादा टेल वर्टिब्री नहीं है। लिजर्ड जो होती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टेल वर्टिब्री होती है, लॉन्ग टेल होता है, लॉन्ग टेल इज द फीचर ऑफ रेप्टाइल। लॉन्ग टेल जो है, लॉन्ग टेल भी जैसे एक रेप्टाइल की फीचर होती है, लिजर्ड का जैसे टेल होता है, इसकी टेल वर्टिब्री के अंदर तकरीबन 20 वर्टिब्री थी, टेल वर्टिब्री कितना पैका 20 था, ये इसकी फीचर में शामिल था। अब जैसे बर्ड की फीचर देखेंगे तो बर्ड की कौन कौन से फीचर है, बर्ड की फीचर में आपको ये विंग्स नजर आ रही है, ये बर्ड की फीचर है, या इसकी जो बीक की तरह जो बीक है ये, या जैसे बर्ड की फीचर है। एक और फीचर जो इधर मेंशन नहीं है, जो स्टर्डम होती है, जैसे स्टर्डम इज द चीज, स्टर्डम इज द चीज, जैसे आगे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे, तो बर्ड जो होते हैं उनके अंदर एक की लाइन स्ट्रक्चर होती है, एक सीना होता है जो उड़ने में मदद मिलती है उसको। तो इधर एक की लाइन स्टर्नम होती है, वो इसमें नहीं थी, की लाइन स्टर्नम नहीं थी, बिल्कुल प्लेन फ्लैट स्टर्नम मौजूद थी। रेप्टाइल की फीचर है, यानी इसकी स्टर्नम की विदाउट की, विदाउट की इज द फीचर ऑफ रेप्टाइल। की लाइन स्ट्रक्चर वो नहीं थी तो मीन ये रेप्टिलियन फीचर है। तो इस तरह से एक सिंगल एक कोई एनिमल जब उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप फीचर्स ये सजेस्ट कर रही है, ये उनका ये स्ट्रक्चर को सजेस्ट कर रही है तब कि इनके एंसेस्टर थे कॉमन थे, इससे कुछ क्लू लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ऐसे नहीं कि तुमको कंफर्म, अजम्पशन, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि ये जितनी भी जैसे एवोल्यूशनरी पॉइंट है ये कॉन्सेप्ट है, इनके हाइपोथेसिस है, अंदाजा है, अजम्पशन है, क्लू है। किलो उन्होंने अंदाजा क्या लगाया कि केयरफुल स्टडी फॉसिल्स की हुई, मिक्स्ड फीचर्स मिली जिनकी बर्ड की एज वेल एज रेप्टाइल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको आप नोट करेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर बर्ड की तरह कौन कौन सी फीचर थे, बीक भी थी, विंग्स भी थे, एक टेल भी था, टेल फेदर भी थे था।
long tail vertebrae plus tail feathers with it. Tail feathers with it, body is covered by feathers. ये सारे bird की फीचर है या एवियन फीचर है, और इसी तरह से रेप्टाइल्स की फीचर है, इनको भी आप नोट करेंगे, बहुत ही पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पैरा से कि ईच इज द फीचर ऑफ रेप्टाइल। फिंगर तो या जिस तरह से जैसे नाखून है, ये नाखून किला या वर्टिब्री इन टेल, ट्विंजी टेल वर्टिब्री की लेल सिस्टम, ये सारी फीचर्स जो है ये रेप्टाइल की फीचर है। तो इसको अलग अलग करके ध्यान में रखेंगे। पॉपुलर क्वेश्चन है टेल रिलेटेड। तो प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड फीचर का मतलब कि रेप्टाइल की भी फीचर्स मौजूद है, एज वेल एज बर्ड की भी फीचर्स मौजूद है। तो उनको इस पॉइंट से को एक क्लू यात्रा में मिला कि रेप्टाइल्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ द बर्ड। जैसे वेरी पॉपुलर एक सीरीज बनाते हैं फिशेस एल्फिजियन रेप्टाइल, तो रेप्टाइल से आगे दो ग्रुप बर्ड्स और मैमल। तो उसके लिए एक क्लू यात्रा ये है कि आज जितने मॉडर्न बर्ड हैं दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। उसकी शायरी के तौर पे, प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे ये आर्कियोपिटेरस का फॉसिल पेश करते हैं। देखो ये आर्कियोपिटेरस का फॉसिल मिला है, इसमें दोनों फीचर्स मौजूद है। तो इससे वो क्लू लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं इवोल्यूशनिस्ट के लिए ऐसे इवोल्यूशन हुई है। इस फॉसिल विकास से हमें ये थोड़ी कहते हैं कि मदद मिली है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे फिजिकल अपीयरेंस होती है और दूसरी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे अगर फ्रॉग को आप एग्जांपल लें, जैसे बजाय फ्रॉग नजर आते हैं, जैसे आप फ्रॉग कट ओपन करेंगे तो सारी इंटरनल पार्ट्स आपको मिलेंगे, उनकी स्टडी को, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स की वही सेम स्ट्रक्चर है उसको आप कंपेयर करें। जैसे फोर लिम्स को आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। फोर लिम्स हमारे यहाँ फोर लिम्स है, हाथ के अंदर है, पेट के अंदर है, नाक के अंदर है, बैल के अंदर है, बैक के अंदर है, इन सब फोर लिम्स को आप कंपेयर करें। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी से कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी दो मेन टर्म्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक होमोलॉगस ऑर्गन्स और दूसरे ऑर्गन्स हैं एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स का मतलब होता है कि इनकी ओरिजिन सेम होती है, ओरिजिन सेम और सिमिलर होती है, पर सॉरी सेम और सिमिलर है, फंक्शंस जो है इसके मॉडिफाइड आर डिफरेंट है। फंक्शंस जो है इसके मॉडिफाइड आर डिफरेंट है। फंक्शंस मॉडिफाइड कहें आप या डिफरेंट कहें, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। इसका दूसरा अपोजिट टर्म है जैसे एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन्स को समझने के लिए जैसे वेरी सिंपल पॉइंट यहाँ पे नोट करें, जिनकी ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन नॉट सिमिलर, सिमिलर डिफरेंट, ओरिजिन जो है डिफरेंट है पर इनके फंक्शंस जो है सेम हो। ऐसे ऑर्गन्स के फंक्शंस सेम हो, सिमिलर हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे। जैसे हम हमारे बुक के अंदर भी एग्जांपल दिए गए हैं एनालॉगस ऑर्गन के अंदर। जैसे अगर आप बटरफ्लाई की, इंसेक्ट की, किसी की आप विंग्स देखें, इंसेक्ट की विंग्स है, या इसी तरह से अगर आप बर्ड की विंग देखें, बर्ड की विंग देखें, ये सब एनालॉगस है। या बर्ड की विंग देखें, बर्ड की भी विंग है। तो तीनों का काम, विंग्स का काम क्या होता है? उड़ने का काम, यानी फंक्शन तो हुआ सेम हुआ, पर इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन कैसे डिफरेंट है? जैसे अभी हमने पढ़ा है कि अगर बर्ड के अंदर विंग जो होती है फोर लिम्ब हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग, बर्ड की है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है टोटली जो है, जैसे आपके इंसेक्ट की विंग है उससे डिफरेंट। इंसेक्ट की विंग तो जैसे इसी की जो सेल्स है उनकी जो मॉडिफिकेशन है, कोई बोन वगैरह नहीं होती, इनकी ओरिजिन टोटली डिफरेंट है। तो इन तीनों एनिमल्स के अंदर जो विंग्स की ओरिजिन डिफरेंट करते हैं उन्हें हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब होता है जिनके ओरिजिन जो है सेम हो, सिमिलर हो, पर उनकी फंक्शन डिफरेंट हो। ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, नहीं ऐसे ऑर्गन को हम कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन कहेंगे। तो एक इधर एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर मैं आप इसके साथ नोट कर लें, होमोलॉगस ऑर्गन्स दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नए अगर पुराने बुक के अंदर ये आगे डिस्कस करते हैं। होमोलॉगस शो दे शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इन पे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
तो सबसे पहले हमने होमोलॉगस ऑर्गन्स की जैसे डेफिनेशन देखी, अब हम इनकी जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। जैसे ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, ओरिजिन सेम है। जैसे ये सब मैमल्स हैं जिनकी फोर लिम्स को यहाँ पे शो किया गया है, हमारे बुक के अंदर भी तस्वीर है। वैल भी मैमल है, बैट भी मैमल है, कैट भी मैमल है, हार्स भी मैमल है, ह्यूमन बीइंग भी मैमल है। तो इनकी सबकी फोर लिम्स है, ये सब फोर लिम्स है, ओरिजिन सेम है सबकी। फोर लिम्स है जिनकी ओरिजिन सिमिलर है, ओरिजिन सिमिलर है या सेम है। कैसे ओरिजिन सेम या सिमिलर है? जैसे नंबर ऑफ बोन्स, उनकी अरेंजमेंट, अपर ये सिंगल बोन है, उसके बाद ये दो बोन्स हैं, सबके अंदर दो बोन्स हैं, पैटर्न सेम है, और आखिर में ऐसी फिंगर जैसी बोन्स हैं। अब हम जैसे देखेंगे कि इनकी फंक्शन सबके अंदर डिफरेंट है, फंक्शंस जो मॉडिफाइड है या डिफरेंट है। फंक्शंस मॉडिफाइड या डिफरेंट फंक्शन किस तरह से? जैसे यू नो वेरी वेल, बर्ड की जो विंग होती है इसका काम होता है फ्लाइट, और इसी तरह से जो है वैल का जो ये फिल्पर है, सिर्फ फिल्पर ऑफ वैल, ये फिल्पर है, इसका काम जो होता है स्विमिंग में मदद देना, पानी के अंदर जो रहती है ये वैल। तो ये स्विमिंग वैल इज मैमल नॉट अ फिश, तो ये भी जैसे स्विमिंग में मदद देती है। और कैट का जो जैसे ये लेग है, चलने में, दौड़ने में, फाइट करने में, किसी ट्री पे क्लाइंब चढ़ने में, ये सब मदद देती है। और ह्यूमन की राह में किसी चीज को ग्रेस्प करना, पकड़ने में मदद देती है। फंक्शन सबकी डिफरेंट आर मॉडिफाइड, ओरिजिन सबकी सेम है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। जब साइंटिस्ट एवोल्यूशनिस्ट एक अजम्पशन करते हैं कि भाई जब इनकी ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है, फंक्शन भले डिफरेंट हो, तो यकीनन ये कहते हैं कि इनके एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, एंसेस्टर्स पे कॉमन थे। कॉमन का मतलब है इनके एंसेस्टर्स सेम थे, सिमिलर थे। फिर क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ, जो एवोल्यूशन वाली पॉइंट नहीं बताते साइंटिस्ट, वक्त गुजरने के साथ उनमें चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल ये बैरल को एनवायरनमेंट मिल गया पानी का, तो उसने स्विम करना सीख लिया, तो यही जो फोर रिंग्स है फिल्पर में कन्वर्ट हो गई। बैट को एक ऐसा एनवायरनमेंट या माहौल, तो उसमें जरा उसको उड़ना था, तो ये फोर लिम्स है बीइंग मॉडिफाइड इनटू रिंग्स, ये चेंजेस हुई है। अदरवाइज इनके एंसेस्टर किसी जमाने में सेम या सिमिलर थे। इस तरह की जो एवोल्यूशन होती है उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, आगे टर्म इस्तेमाल होगा। जिनके जो एंसेस्टर कॉमन है पर हैबिटेट्स की वजह से जरा वो अलग हो गए, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्टर। आम में फिल्पर ऑफ डॉल्फिन और वेल, वेल और डॉल्फिन दोनों जो है मैमल्स है। फोर लिम्स ऑफ हॉर्स आर कैट, विंग ऑफ बैट और होमोलॉगस सिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, होमोलॉगस सिस्टर का कौन कौन सी है, एनालॉगस सिस्टर का कौन कौन सी है। यही जो इस तरह की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑल मेमेलियन ऑर्गन्स, कौन से मेमेलियन ऑर्गन, आर्म है, फिल्पर है या विंग्स है, ये सब मेमेलियन ऑर्गन है। तो इंटरनली स्केलेटल प्लेन्स आर द सेम। स्केलेटल प्लेन्स का मतलब है जो बोन्स की अरेंजमेंट है, सब पे टॉप में सिंगल बोन है, दो बोन्स, और आखिर में फिगर्स की तरह बोन, अरेंजमेंट पैटर्न उनकी बोन्स का सेम है इंटरनली, लाइक द नंबर ऑफ बोन्स, अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स। पेंटाडेक्टाइल हैंड, पेंटाडेक्टाइल हैंड का मतलब है जिसमें 5 डिजिट्स हो, जैसे हमारे यहाँ 5 डिजिट्स होती है, तो इस तरह पेंटाडेक्टाइल हैंड, ये सब जो है उनकी पैटर्न सेम है, सजेस्टिंग ए कॉमन हो। इन सब चीजों से अजम्पशन सजेशन कि ये इन सब की जो है ओरिजिन सेम या सिमिलर हो सकती है। हाउएवर दे डिफर इन फंक्शन, फंक्शन इनका कोई सेम सिमिलर नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ हैबिटेट डिफरेंट क्यों हुआ? जैसे हैबिटेट या रहने की जगह अगर डिफरेंट होती गई तो उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन या चेंज आए, तो इस तरह से जो उनके आर्गन के अंदर जरा फर्क आ गया। इंटरनली वो आर्गन सब सेम या सिमिलर है, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन सब की ओरिजिन सेम या सिमिलर है, और ऐसी इवोल्यूशन को कहते हैं, नेक्स्ट आगे पॉइंट होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। Biologically, this is termed as a divergent evolution since two or more species share common ancestor. Whale है, cat है, whale है, तो ये सब जो है हार्स है, डिफरेंट स्पीशीज है, दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे हमने स्टार ट्रेड के तौर पे एचडी नोट किया था, होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, ये
So if a species descended from the common ancestor, homology makes sense, but all the species originated separately. It is difficult to understand why they should share homologous similarity. जाहिर है जब डिफरेंट जैसे assumption है कि भाई देखो इंटरनल जो है सेम स्ट्रक्चर है, होमोलॉजी सभी इस तरह है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज क्यों है? कोई जिस तरह से जो वेल हो गई, कोई जैसे कैट है, कोई जिस तरह से हॉर्स बन गया, राइट बन गया, तो उसका जवाब ये देते हैं कि इनको इन्वायरमेंट हैबिटेट इस तरह का मिला, थोड़ी सी उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई, अदरवाइज इनकी ओरिजिन या किसी जमाने में हो सकता है इन सब के सिस्टम कॉमन में या सेम थे, फिर थोड़ी बहुत चेंज आई है, वो कहते हैं तो ये एवोल्यूशन है। विदाउट एवोल्यूशन नथिंग फोर्सिंग देम टेट्राडेकाइलिंग्स, तो ये कहते हैं कि हैबिटेट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, अदरवाइज इनकी जो है सबकी कॉमन एंसेस्टर है। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड स्पीशीज शो ऑर्गन्स विद सिमिलर फंक्शन, जैसे विंग का फंक्शन है लाइक सेम फंक्शन, विंग ऑफ इंसेक्ट, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट, सबका सेम फंक्शन है, बट डिफर इन देयर एनाटॉमिकल फीचर, इंटरनल स्ट्रक्चर उनकी सेम सिमिलर नहीं। ऐसे ऑर्गन्स को कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन, एग्जांपल दिए गए हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बैट है, बैट की भी जैसे विंग है, बर्ड की भी विंग है, सबका काम जैसे फ्लाइंग है, पर इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किसी की रिजेंबल नहीं करती है, एक जैसी नहीं, डिफरेंट एग्जिस्ट है। इसका मतलब है जैसे इंसेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का एग्जांपल है, ये किसी अलग इंसेक्ट से ओरिजिन इनकी हुई, जैसे अगर बैट है ये मैमल है तो इसकी ओरिजिन किसी मैमल से हुई होगी, जैसे कोई बर्ड है तो ये बर्ड की जैसे किसी अलग ओरिजिन, डिफरेंट इनकी ओरिजिन है, ठीक है, डिफरेंट एंसेस्टर, उधर क्या था कॉमन एंसेस्टर थे और इधर एंसेस्टर हो गए डिफरेंट, वैसी इवोल्यूशन को कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सच इवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिनके एंसेस्टर डिफरेंट हो, फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो सिमिलरली एंसेस्टर डिफरेंट, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल फैल्कन एक बर्ड है तो इनके एंसेस्टर क्या होंगे, बर्ड्स होंगे, जैसे बैट, बैट में भी विंग है, इसमें भी विंग है, इसके एंसेस्टर क्या होंगे, बैट के एंसेस्टर मैमल होंगे। फॉर एग्जांपल एक जैसे फ्लाइंग जैसे डायनोसॉर रेप्टाइल है तो इसके एंसेस्टर क्या होंगे, ये भी जैसे कोई रेप्टाइल हो सकते हैं, ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट के एंसेस्टर क्या होंगे, वायरस बटरफ्लाई के जो एंसेस्टर कोई न कोई इंसेक्ट होगा। अब देखा जाए तो ये सब जो डिफरेंट एंसेस्टर है, फंक्शन इन सब का जैसे स्ट्रक्चर्स का फंक्शन सेम हो रहा है, तो ऐसी इवोल्यूशन को हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑर्गन्स को हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। ठीक, होपफुली आपने सीख लिया होगा। फर्दर हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से एविडेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से एविडेंस, जैसे पुराने एसटीपी बुक के अंदर बायोकेमिस्ट्री इस तरह से था लगता है, अब ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एग्जांपल की तरह उससे डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म या लिविंग मैटर ऑफ द सेल, उसकी अगर आपने कंपोजिशन पढ़ी है तो उसमें हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन बीइंग, उसकी प्रोटोप्लाज्म या लिविंग मैटर के अंदर वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, रेशियो भले उनका डिफरेंट हो पर है वही मॉलिक्यूल। और ये इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बायोकेमिस्ट्री या उनकी जो केमिकल्स है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेम या सिमिलर है। मोर ओवर एक और जिस तरह जेनेटिक कोड के हवाले से जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसको हम थोड़ा सा नोट करेंगे कि जेनेटिक कोड जो है, जो जाहिर है एक थोड़ा सा चैप्टर है जेनेटिक्स से पहले जो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए उसके अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी काफी हुई है। इंफॉर्मेशन की फ्लो होती है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए राइबोसोम में जाता है, उधर जो है प्रोटीन्स बनते हैं, वही सेम बात है। तो डीएनए से जब मैसेंजर मैसेंजर आरएनए में जब इंफॉर्मेशन जाती है वो मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम में, और राइबोसोम में अमीनो एसिड्स की असेंबल होती है, असेंबलिंग होती है और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। तो फॉर एग्जांपल एक उन्होंने तजुर्बा किया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मैम्ब्रेन फीचर है, उसका जो जीन होता है, जाहिर है जीन नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए, हीमोग्लोबिन का जीन, उस जीन में से डीएनए में से क्या बनेगा, यकीनन एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा और ये एमआरएनए कहाँ जाएगा, राइबोसोम में जाएगा और उधर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड को असेंबल करके एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाएगा जो सीरीज होती है। पर ये एमआरएनए अगर ई कोलाई बैक्टीरियम में अगर डाला जाए, जैसे आपको पता है ई कोलाई बैक्टीरियम में बेचारा सिंगल सेल है,
उसका ये डीएनए है, राइबोसोम इसके अंदर मौजूद है, 20 टाइप्स के आरएनए, 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स भी मौजूद है, राइबोसोम भी मौजूद होता है। जस्ट ये एमआरएनए, कौन सा एमआरएनए? एमआरएनए दैट कोड्स फॉर हीमोग्लोबिन, मैमेलियन हीमोग्लोबिन, उसको अगर इस बैक्टीरिया में ऐड किया, इसमें डाला गया, तो इसके अंदर ट्रांसलेशन का अमल हुआ और इसने हीमोग्लोबिन बना दिया। हालांकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता ही नहीं, हीमोग्लोबिन कभी इसने देखा ही नहीं, हीमोग्लोबिन का कोई रोल भी नहीं है, फिर भी इसने हीमोग्लोबिन बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, प्रोसेस जो है सब में कॉमन है। ठीक है, यही सब सेम चीज बताई गई है। उसके बाद एक आखिरी एग्जाम्पल है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो डॉक्टर साहिबान होते हैं आजकल, जो डॉक्टर साहिबान या फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, किसी भी मरीज को ठीक करने के लिए, अपने जेल को ठीक करने के लिए बिला वजह गैर जरूरी एंटीबायोटिक सब देते हैं, और ये एक नुकसानदायक अमल होता है पेशेंट के लिए। किस तरह से, जिस एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, अगर वो एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे तो कई हमारे जो यूजफुल बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, और दवाइयां जैसे कहते हैं कि सही नहीं है, 2 नंबर है, ये इतना है, उससे ये होगा कि बैक्टीरिया सही, तो उनकी किलिंग ही नहीं होगी, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया को किस तरह से किल करती है, उनकी ग्रोथ को कैसे रोकती है। एक तो सेल मेम्ब्रेन, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं सेल वॉल को, और दूसरा ये डीएनए को भी डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि फर्दर बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन ना हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बैक्टीरिया भी अगर मर रहा है एंटीबायोटिक्स के जरिए, तो इसी तरह अगर सारे बैक्टीरिया मर गए तो इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो मरने लगता है तो यकीनन अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी बहुत जरूर कोशिश करेगा। तो इसी तरह से इन बैक्टीरिया के अंदर एक रेजिस्टेंस आ गई है कि डेली एंटीबायोटिक हम मार रहे हैं, आज एंटीबायोटिक आए हम देखते हैं, एंटीबायोटिक आज हम नहीं छोड़ेंगे, हमें उससे लड़ेंगे, उससे ये करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गई, दे डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट, जितने भी एंटीबायोटिक्स ऐसे देते हैं उनकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगी। और यही एक बिग चैलेंज है फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनी, फॉर द साइंटिस्ट। एक उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया है चंद महीने पहले कि फ्यूचर चैलेंज जो है इंसान को होगा वो बैक्टीरिया की वजह से, बिकॉज इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई, डिजीज आ गई, तो फिर हम उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारे पास तो अवेलेबल है, ये तो इनसे नहीं करते। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करेगी? तो वो अपनी जितनी डिजायर ड्रग का इफेक्ट नहीं होता पेशेंट पे, तो वो तो दवाइयां देने ऐसे छोड़ देंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनी को सब है, भले हम जो उसको जो समंदर में दवाइयां फेंक दें, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या बनाएंगे? पापड़ बनाएंगे। ठीक है, बाहर उनको अगले की रिसर्च करनी पड़ेगी कि नई तरह से किस तरह से ये बैक्टीरिया को जो है ठीक किया जाए। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सब इस वजह से हुई है, बैक्टीरिया के अंदर में म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन क्या है? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल हुआ तो इसका मतलब है, ये जो कहते हैं एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि ये एविडेंस है कि बैक्टीरिया के अंदर नए ट्रेंड या कैरेक्टर आ रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ आ रहे हैं। बायो प्रोसेस आप कहते हैं कि ये जैसे नेचुरल सिलेक्शन के जरिए उन्होंने अपनी एक नई फीचर्स डेवलप किए। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कि एवोल्यूशन है, ये असम्पशन करते हैं। बाकी हम कल मजीद देखेंगे एक चीज और, नेक्स्ट वीक के अंदर चंद दिन जो है थोड़ी मुझे छुट्टी की जरूरत है, तो चंद दिन में नेक्स्ट वीक के अंदर नहीं अवेलेबल होगा, और फिर हमें ज्वाइन